गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स, जो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उससे मिलेंगे। आज 25 प्रश्नों का संग्रह है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा किस अ, कब अंगीकार किया गया? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? ठीक है, 22 जुलाई 1946, 14 अगस्त 1947, 25 सितंबर 1948 या 24 जनवरी 1950 को। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था डी, अर्थात 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस टाइप के जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, भारत का राष्ट्रगान हो गया, पंचांग हो गया, या राष्ट्रगीत टाइप का जो भी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवा रहा हूँ। इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, नई दिल्ली में, प्रयागराज में या कोलकाता में? तो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सी, अर्थात प्रयागराज में है। ये काफ़ी पुराना आयोग है, 1966 के समय से काम कर रहा है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। कितनी तरीकों से एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है, यानी उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है? कितने तरीके से? एक, दो, तीन या चार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीन तरीके होते हैं किसी की नागरिकता भारत से खत्म करने के। एक तो वो स्वयं त्याग दे, दूसरा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, निरस्त कर दी जाए, और तीसरा है कि वो अपनी नागरिकता को दूसरे जैसे राज्यों में, दूसरे देश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा तैयार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसको? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संबंधित राज्यपाल को? तो जो कैग द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में उसे रखवाते हैं। उस पर जांच, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। इसके अलावा पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें दोनों हैं। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास अभी राज्य हैं? तो हमारे पास अभी 6 राज्य हैं ऐसे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिनमें मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और इसके साथ ही साथ कर्नाटक तो मैंने शायद बता ही दिया है। इसके अलावा एक और राज्य है, तो 6 राज्य हैं टोटल जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, पांचवें के बाद आ जाते हैं छठे प्रश्न पे। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि एक राज्य और कौन सा है। मैंने आपको बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और एक आई थिंक केरल है। लेकिन आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा, इसको कमेंट में बताइए। छठे प्रश्न पे आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करने के लिए किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई थी? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? पंछी आयोग की, के संथानम समिति की, सरकारिया आयोग की, सरकारिया सरकारिया होना चाहिए, सरकारिया आयोग, और स्वर्ण सिंह समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति हुई की स्थापना की गई थी 1976 में। ठीक है, सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी लॉ, विधि मीन्स लॉ, अधिकारी होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय विधि मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो आपको मैं बता दूं
कि भारत देश का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायाधीश होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसको संविधान में अनुच्छेद 76 में रखा गया है। तो 7वें के बाद आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 1 अक्टूबर, 23 नवंबर या 9 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग ऐसे जो प्रश्न हैं दिवस वाले, डे वाले प्रश्न, उनको एक सीक्वेंस में लिखते जाइए, अपने किसी भी एक डायरी में लिखते जाइए, और एग्जाम देने जाने से पहले एक दिन पहले इनको पढ़ लीजिएगा। बीच बीच आप दोहराते रहिए, लेकिन एग्जाम देने से पहले एक दिन पढ़ लीजिएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है कब? 1 अक्टूबर को। ये 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा पास किया गया था और 1 अक्टूबर से मनाया जाता है। ठीक है, 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित, क्या चर्चित है? गुपकर घोषणा। क्या? गुपकर घोषणा पत्र किससे संबंधित है? धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने से, पड़ोसी शत्रुओं से भारत की सीमाओं की रक्षा करने से, जलवायु परिवर्तन से, या कोविड-19 से निपटने हेतु एक योजना है। तो मैं आपको बता दूं कि गुपकर जो घोषणा पत्र है वो 370 से संबंधित है। 370 का जब मोदी गवर्नमेंट ने उसको समाप्त किया तो प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें पीपुल्स पीडीपी हो गई, या पीपुल्स जो भारत राष्ट्रीय जो कांग्रेस हो गई, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अन्य पार्टियां, वो सब मिलकर ये अब्दुल्ला जो हैं उनका निवास स्थल है गुपकर निवास, वहाँ पर इन्होंने एक संबंध आपस में संधि की कि 370 को हम जो समाप्त किया गया है इसको फिर से लाएंगे। तो इसके संबंध में ये है गुपकर घोषणा। तो ये 370 के निरस्तीकरण के विरोध करने के लिए है। अब तो 370 हट गया, कोई नहीं वापस ला सकता इसको। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं अब। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बना है? हाल ही में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं वनडे एग्जाम में। और ये वनडे एग्जाम में अभी होने वाला बीएड एग्जाम है, या फिर आपके लिए और जो भी रेलवे के या फिर बैंक के जो भी एग्जाम है, सारे एग्जामों के लिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर घर जल राज्य बना है, कौन बना है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, केरल या गोवा। तो गोवा हर घर जल राज्य बन गया है। उसने बहुत तेजी से काम किया है और अपने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में एक नल की व्यवस्था की है। ठीक है, आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। योजना आयोग के उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती मीन्स बाद के रूप में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 2013 को, 26 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, या 2 अक्टूबर 2016 को। तो आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग के स्थान पे जो नीति आयोग की स्थापना की गई है वो की गई है 1 जनवरी 2015 को। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। आइए 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? भारत में विधानसभा की सदस्य संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है वहाँ सदस्य संख्या है 403, 403 निर्वाचित और एक मनोनीत। और इसके अलावा जो विधान परिषद है उसमें 100, ठीक है, विधान परिषद में 100 सदस्य और 403 सदस्य निर्वाचित रूप से विधानमंडल में, विधानसभा में। 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से मैंने बार बार आपको बता रखा है कि अनुच्छेद 36 से 51, अर्थात ये भाग 4 में आएगा। भाग 4 में 36, अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। और ये भारतीय संविधान में किस संविधान से हमने लिया है? इसको किस संविधान से हमने अडॉप्ट किया है? तो हमने किया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान बना था 1937 में, और आयरलैंड के संविधान ने इसको कहाँ से लिया है? तो उन्होंने लिया है स्पेनिश संविधान से। ठीक है, तो 13वें के बाद 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारत में अभी हाई कोर्ट कितने हैं? 20 हाई कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, 24 हाई कोर्ट या 25 हाई कोर्ट? तो भारत में अभी जो टोटल हाई कोर्ट हैं वो 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है,
इनमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं उसमें केवल एक हाई कोर्ट है, वो भी दिल्ली में, ठीक है। और किसी भी जो संघ शासित क्षेत्र है उनमें हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली बस में हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है, जबकि बाकी ये तीनों संघीय कार्यपालिका के अंग हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 15वें के बाद 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। मेरी सहेली पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा मेरी सहेली नामक कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। जो भी महिलाएं अकेले रेल में यात्रा करती हैं उनकी सुरक्षा की देखभाल करने के लिए सीआरपीएफ जो होती है, रेलवे प्रोटेक्शन, आरपीएफ जो होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ जो होती है, वो क्या करती है कि उस महिला का कोच नंबर और उसका सीट नंबर नोट करती है और महिला से बातचीत करती है, उसे बताती है कि यदि आपको कोई समस्या हो तो आप 182 पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि आपको और कोई समस्या हो तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। और जिस स्थान से वो चढ़ती है और जहाँ उतरती है, यानी गंतव्य प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक आरपीएफ उसकी देखरेख करती है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक पहल है आरपीएफ की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से, ठीक है, मेरी सहेली नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 16वें के बाद 17वें नंबर पे आ जाते हैं। MACS 6478 क्या है? MACS 6478 क्या है? एक क्षुद्र ग्रह, कोरोना वायरस के एक नया स्ट्रेन, गेहूं की एक नई किस्म, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं MACS 6478 एक गेहूं की एक नई किस्म है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में यूज की जा रही है। एक जगह है कोरेगांव महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर यूज की जा रही है, जो जिसका पैदावार बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो सामान्य गेहूं होते हैं 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में देते हैं, और इसमें 60 से 65 हेक्टेयर तक पैदावार हो रही है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो एक नीति है कि वो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसमें ये एक अच्छा रोल निभा सकता है। और इसने शुरू कर दिया अपना काम, गेहूं अपना काम करना वहाँ पे कोरेगांव में महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है, ठीक है। 17वें के बाद 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कस्तूरी ब्रांड नाम प्रदान किया गया है? कपास को, काली मिर्च को, या चावल को, या केसर को? तो कस्तूरी नाम से जो ब्रांड बना दिया गया है वो किया गया है कपास को, ठीक है। अब भारतीय कपास जो बहुत सफ़ेद मुलायम होगी उसको कस्तूरी नाम से दुनिया भर में हम प्रचार करेंगे, उसे बेचेंगे। तो कस्तूरी ब्रांड किसको दिया जाएगा, नाम दिया गया है? कपास को, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा, ये जेल कौन नहीं जिरकोन है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जिरकोन, ठीक है, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है। जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है जर्मनी, ईरान, उत्तर कोरिया या रूस द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस द्वारा इसका दूसरी बार परीक्षण किया जा रहा है। और ये मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, यानी जो ध्वनि की आवाज़ है, ध्वनि की गति है उससे 8 से 9 मैक ज़्यादा स्पीड से चलती है, यानी ध्वनि की गति से भी 8 से 9 गुना ज़्यादा तेज चलती है। और ये स्थल और समुद्र दोनों जगह मार करने में सक्षम है, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक। तो 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनडे एग्जाम्स के लिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यानी आपको मैं बता दूं कि इसमें सिंपली ये कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये कहा गया था, किसमें कहा गया था? 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम या 107वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
तो ये कहा गया था 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसी में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद को सीमित करने के, छोटा करने का काम किया गया था। 21वां प्रश्न पे आ जाते हैं अब। निम्नलिखित में से किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? सीबीसी, सतर्कता आयोग को बोलते हैं सीवीसी। ठीक है, की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, चिलैया समिति ने, एन वोहरा समिति ने, या फिर संथानम समिति ने? तो संथानम समिति ने की थी। ये 1964 की संथानम समिति, 62 से 64 की संथानम समिति है, उसी ने की थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि जो भारत में पंचायती राज लागू है त्रिस्तरीय, उसकी वो कौन किया था? बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, 22वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई अकादमी कहाँ स्थित है? सीबीआई अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, शिमला में, रांची में, गाजियाबाद में? तो सीबीआई जो अकादमी है जहाँ सीबीआई के अफसरों को सिखाया जाता है कैसे काम करना है, तो वो कहाँ पे है? वो गाजियाबाद में है। पहले ये दिल्ली में थी, लेकिन बाद में इसे गाजियाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ नई प्रकार से बनावट की गई और आजकल वहीं पे अफसरों की ट्रेनिंग दी जा रही है। 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संसद का अंग नहीं है, कौन नहीं है भारतीय संसद का अंग? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जो संसद का अंग नहीं है वो प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अंग हैं। संसद के तीनों अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं। आयुष्मान सहकार योजना कौन सी? आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना, या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आयुष्मान भारत योजना में खामियों को दूर करना एवं इसे सटीक अधिक प्रभावी बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना। ठीक है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो 24वें के बाद आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा देश विश्व के प्रथम क्षुद्र ग्रह को हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं ना, क्षुद्र ग्रह उत्खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? यानी वो रोबोट अंतरिक्ष में जाएगा और क्षुद्र ग्रह में जाकर वहां पे खुदाई करके वहां से कुछ मिट्टी लेकर आएगा। वो क्या करेगा? यही सारा काम करेगा। तो कौन से देश का है रोबोट? संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन का, भारत का या जापान का? तो ये काम चीन करने वाला है। एक विश्व के प्रथम जो क्षुद्र ग्रह उत्खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की प्लानिंग है वो चीन की है। ठीक है, तो अब जाते जाते 25 प्रश्न आज थे। जाते जाते मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, और यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।